Good morning, my dear student. Myself Ravi Singh, your science teacher, again present here to teach you the first chapter of chemistry, that is chemical reaction and equation. In last class, we have studied about chemical reaction, factors affecting chemical reaction, and I hope you all understand it. So let's continue our next topic, that is precipitation reaction. Precipitation reaction क्या होता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो चलिए पढ़ते हैं होता क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ लिए थे डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, प्रूफ क्या है वो हम बता चुके थे। प्रूफ है क्या, कौन कौन सा प्रूफ है? चेंज स्टेट कर सकता है, टेम्परेचर वेरी कर सकता है, कलर चेंज हो सकता है, प्रेसिपिटेट बन सकता है। उसी में हम लोग प्रेसिपिटेट पढ़े थे। क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? ऐसा सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना जो वाटर में कैसा हो, इनसॉल्युबल हो, उसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो कि हम पिछले क्लासेस में पढ़ भी लिए थे, निकाले भी थे, बनाए भी थे, और आपको हम बताए भी थे कि सिल्वर और लीड और एक मरकरी, ये तीन का एक्सेप्शनल केस जो था वो हम बता भी दिए थे आपको। आई होप कि वो बातें आपको याद है। तो चलिए अब लिखते हैं होता क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हेन two aqueous ionic compounds forms a new compound that is insoluble in water is known as precipitation reaction. एग्जाम्पल पिछले क्लासेस में भी पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सिल्वर नाइट्रेट लेना है, साथ में सोडियम क्लोराइड लेना है, ठीक है। बनेगा क्या प्रोडक्ट? डबल डिस्प्लेसमेंट का केस है, बनेगा क्या? ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, आयंस क्या होंगे? आयंस क्या होंगे? एक्सचेंज करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? AgCl प्लस NaNO3, NaNO3 बनेगा। ये जो AgCl है ये क्या है? इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है। कलर कैसा होगा? व्हाइट होगा, ठीक है। इनसॉल्युबल व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्या। जब कोई दो एक्वस आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है, एक्वस मतलब क्या होता है? वैसा कंपाउंड जो वाटर में सॉल्युबल हो, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड इज नोन एज एक्वस, ठीक है। एक्वस आयनिक कंपाउंड, तो देखिए जब दो एक्वस आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, ये क्या किया? दो से ज्यादा भी हो सकता है, क्या करेगा? एक नए फॉर्म न्यू कंपाउंड। ये जब दो या डिफरेंट, दो की जगह डिफरेंट लिख सकते थे, डिफरेंट एक्वस आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्स अ न्यू आयनिक कंपाउंड। ये भी बनाया, ये भी क्या है? आयनिक कंपाउंड है, लेकिन क्या है? ये क्या है? इनसॉल्युबल होगा किस चीज में? वाटर में। when two aqueous ionic compounds forms a new compound, that is न्यू कंपाउंड बनाया, ये क्या बनाया? नया कंपाउंड बनाया जो वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। फिर से देखिए ये क्या है? Ag प्लस NO3 माइनस, ये क्या है? Na प्लस Cl माइनस, ये ऑयंस है, ऑयंस है। तो ये जब भी ये जो रिएक्शन होगा जनरली ये कहाँ होता है? वाटर में ही होता है, क्योंकि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है इसको आयंस में टूटना है, प्लस और माइनस में। तो प्लस और माइनस में कब टूटेगा? जब वाटर होगा, वाटर में इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे? एक्सचेंज करेंगे आपस में। तो ये रिएक्शन जनरली होगा कहाँ? वाटर के अंदर ही होगा। तो प्लस माइनस आपस में एक्सचेंज करें, डबल डिस्प्लेसमेंट का केस है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जब दो आयनिक कंपाउंड, एक्वस आयनिक कंपाउंड एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करा जो वाटर में इनसॉल्युबल है, इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। हम लोग समझ भी चुके हैं इन चीजों को, बस आपका इसकी डेफिनेशन था जिसको हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग नया टॉपिक, केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए हैं। अब केमिकल इक्वेशन नया टॉपिक आता है।
केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन? बहुत सिंपल सा चीज है। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? देखिए, एक रिएक्शन से आपको समझाते हैं। जैसे H2 प्लस, बहुत सिंपल सा, O2 H2O, या फिर Mg प्लस O2 क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, Mg। ठीक है, दो रिएक्शन यहाँ पे हम लिखे हैं। तो देखिए, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में अंतर क्या है? ये हो क्या रहा है? रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन को हम कैसे, केमिकल रिएक्शन को लिखने का दो तरीका है। हम या तो ऐसे लिख सकते हैं वर्ड में, व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो भी क्या हो गया? रिएक्शन हो गया हमारा। दो तीन तरीका है लिखने का। या तो ऐसे लिख सकते हैं वर्ड में, व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन उसमें भी क्या हो गया? रिएक्शन को हम दर्शा दिए, कॉपी पे लिख दिए। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीजों को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, तीन तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि हम इसको ऐसे लिखे, व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम केमिकल, ये है क्या? ये रिएक्शन है। व्हाट इज दिस? दिस इज केमिकल रिएक्शन। ये हो क्या रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। ये यहाँ पे हो क्या रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन को हम लिखेंगे कैसे? लिखने का दो तीन तरीका है। या तो हम सेंटेंस के फॉर्म में लिखे, सेंटेंस के फॉर्म में, व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो एक सेंटेंस का हो गया। या तो दूसरा ऐसे भी लिखे, क्या लिखे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? वर्ड में लिख रहे हैं तो वर्ड इक्वेशन। वो वाला क्या होगा? जो पहले जो हम सेंटेंस में पूरा लिख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस इक्वेशन। सेंटेंस के फॉर्म में इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना। ये वाला क्या हो जाएगा? सेंटेंस इक्वेशन। इसको किस चीज में हम लोग कर रहे हैं रिप्रेजेंट? तो वर्ड में। तो क्या हो जाएगा? वर्ड इक्वेशन हो जाएगा, वर्ड इक्वेशन। लेकिन इतना सारा केमिस्ट्री में रिएक्शन है, पॉसिबल है हर जगह लिखना सेंटेंस में, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट कंबाइंस विद सोडियम क्लोराइड इट फॉर्म्स व्हाट? जब अभी हम अगले रिएक्शन पढ़े ना, AgCl सॉरी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट कंबाइंस विथ सोडियम क्लोराइड इट फॉर्म्स AgCl प्लस NaNO3। कितना आसानी से हम लोग लिख दिए। इसी को अगर सेंटेंस इक्वेशन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे इस केमिकल रिएक्शन को? When silver nitrate combines with sodium chloride, it forms silver chloride and sodium nitrate। मतलब कितना लंबा हो जाएगा लिखना? हर जगह पॉसिबल है इतना सारा रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना? पॉसिबल ही नहीं है क्या? नहीं है पॉसिबल। तो करेंगे क्या? या फिर ऐसा लिखना पॉसिबल है क्या? सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड इक्वल टू सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ये भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो सेंटेंस इक्वेशन को भी हर जगह हम नहीं लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन को भी लिखना पॉसिबल नहीं है इतने लंबे लंबे चीजों में। या फिर अपने कन्वीनियंस के लिए, सिंपल करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए हम इसको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन, बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। या हम ये लिखे, चाहे ये लिखे, चाहे इसी को सेंटेंस में लिखे, तीनों बातें क्या है? बराबर है। तीनों का मतलब तो यही है। इतना से भी आदमी समझ जाएगा कि यही रिएक्शन हुआ। ये भी लिखेंगे तब भी समझेगा एग्जामिनर यही रिएक्शन हुआ। या फिर सेंटेंस में लिखे तब भी क्या समझेगा? यही रिएक्शन हुआ। मतलब तीन तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को। या तो सेंटेंस में करें बड़े बड़े, या तो वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, और नहीं तो सिंबॉलिक फॉर्म में। तो हम लोग करते कौन सा है? सिंबॉलिक फॉर्म को क्या कर लेते हैं? लिखते हैं, ताकि छोटा हो और सटीक इंफॉर्मेशन भी हो और हमारा काम क्या हो जाए? चल भी जाए, बहुत आसानी से लिख भी ले। क्योंकि इतने रिएक्शन को सेंटेंस में और वर्ड में लिखना पॉसिबल नहीं है। तो केमिकल इक्वेशन है क्या? ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करने पूछे, कैसे करेंगे? क्या है ये? केमिकल रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, यही तो है हमारा केमिकल इक्वेशन। व्हाट डू मीन बाय केमिकल इक्वेशन? इट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द सिंबॉलिक फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तीन तरीका है, हम लोग चॉइस किसको देते हैं? प्रेफरेंस किसको देते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म को। समझ गए? चलिए लिखते हैं केमिकल इक्वेशन। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है।
इट इज मेथड ऑफ, दिखाई पड़ रहा है सबको? ओके, इट इज मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction in the symbolic form. symbolic form ये एक मेथड है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल H2 plus O2, H2 plus O2 बन क्या गया H2O. दिस इज व्हाट, लिक्विड. ओके, तो ये एक मेथड है जिसमें हम बड़े बड़े रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में बहुत आसानी से, बहुत छोटे जगह में हम लोग क्या करते हैं, लिख पाते हैं, और बहुत आसानी से बहुत कम टाइम पे ही लिख पाते हैं. दिस मेथड इज सिंबॉलिक मेथड, और इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन. ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाले रिएक्शन का क्या है इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है. ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है. किस चीज का, फॉर्मेशन ऑफ वाटर का. ठीक है, समझ गया, सिंपल सा कुछ नहीं है. इसमें करना क्या है, रिएक्शन को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है ताकि हमारा समय बचे, स्पेस बचे, और आसानी से जो समय हमारा बचे उसको यूटिलाइज कर सके और रिएक्शन को लिखने में. ठीक है, चलिए. अब एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टाइम को बचाना है, वहां पे क्या करना है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. अगर समय रहे तो यहाँ पे 10th में लिख देना है सेंटेंस के फॉर्म में भी, ना रहे ये डायरेक्ट लिखेंगे फिर भी हमको फुल मार्क्स मिलेगा. किस फॉर्म में, इक्वेशन के फॉर्म में. तो ये बहुत सिंपल है केमिकल इक्वेशन, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा टॉपिक है. अब हमारा यहीं से एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है. नया टॉपिक स्टार्ट होता है, वो क्या है, केमिकल इक्वेशन को हम क्या हो नहीं चलता, केमिकल इक्वेशन को दो भागों में बांटते हैं, एक हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. एक बैलेंस, दूसरा अनबैलेंस्ड. एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसी को स्केलेटल भी बोलते हैं. ठीक है, तो देखिए केमिकल इक्वेशन को हम दो फॉर्म में क्या किए, दो भागों में डिवाइड कर दिए. कौन कौन सा दो भाग, एक तो हमारा हो गया बैलेंस्ड और दूसरा अनबैलेंस्ड. अनबैलेंस्ड वाले को क्या बोलते हैं, स्केलेटल भी बोलते हैं, स्केलेटल. अब ये बातें हम आपको 9th में भी बताए होंगे, बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस्ड क्या होता है, आप सबको पता भी होगा. अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में अगर हर एक एटम जो है वो अगर बराबर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस बोलेंगे, और नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, अनबैलेंस बोलेंगे. देखिए इसको लिखते हैं क्या है, अब केमिकल इक्वेशन को दो भागों में बांटे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. एक लाइन लिख लेंगे इसको ऊपर में ही, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स in reactants and products. किस बेसिस पे, इस बेसिस पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम जो है इच एलिमेंट का क्या है, बराबर है या नहीं है. अगर बराबर है तो बैलेंस, नहीं है तो अनबैलेंस. इस बेसिस पे हम केमिकल इक्वेशन को दो भागों में बांटते हैं, एक बैलेंस और दूसरा अनबैलेंस्ड. अब बैलेंस अनबैलेंस होता क्या है, बहुत सिंपल सा चीज है. जैसे H2 प्लस O2 और ये क्या हो गया H2O. ये क्या होता है, बीच में एरोहेड होगा, एरोहेड के लेफ्ट साइड जो होता है लिखा होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, राइट वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं. आपको पता है एरो के बाएं साइड वाले में जो सब्सटेंस लिखा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, राइट साइड वाले को प्रोडक्ट बोलेंगे.
अगर नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, तो देखिए हाइड्रोजन में कितना एटम, 2, ऑक्सीजन में कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन का, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ये अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों का दोनों अगर बराबर है नंबर ऑफ एटम सारे एलिमेंट का, तो वैसे इक्वेशन को हम बोलेंगे बैलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैलेंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हाइड्रोजन एक एटम है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन 2 है, इस साइड में क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखें तो कितना है हाइड्रोजन, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2। राइट साइड देखें तो हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, 1 है, क्योंकि H2 और ऑक्सीजन के साथ तो कुछ है नहीं, लगा नहीं हुआ है, 2 तो नहीं है, नहीं। तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो अगर लेफ्ट साइड देखें और राइट साइड दोनों को कंपेयर करें तो दोनों बराबर है क्या, नहीं बराबर है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन केवल केवल क्या है, 1 ही है। तो ये कैसा होगा, अनबैलेंस्ड होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या है, बराबर नहीं है। अगर इसको हम 2 कर दे किसी तरीके से तो क्या होता है, ये बैलेंस हो जाता है, इधर भी 2 2, ये भी 2 2, समझ गए। तो अगर बाएं साइड और दाहिने साइड का जो नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट्स का अगर बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड बोलेंगे। अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड बोलेंगे। ये बैलेंस करने का जरूरत क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों बैलेंस करे, अनबैलेंस क्यों नहीं रहने दे। तो आप 9th में ही पढ़े हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या कहता है, जो केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स 2 या 3 या 4 जो भी है, वो अगर रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है तो रिएक्टेंट का जो मास होगा प्रोडक्ट के मास दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ हम तैयार किए, एक केक तैयार कर रहे हैं, केक तैयार कर रहे हैं, अब हमको नहीं पता कैसे केक तैयार होता है। अगर उसमें मान लीजिए कि हम कुछ सब्सटेंस का यूज किए हैं, जिसमें 200 ग्राम उसमें हम चीनी का यूज किए हैं, सपोज करते हैं, कुछ 50 ग्राम सूजी का यूज किए हैं, 10 ग्राम कुछ और चीज का यूज किए होंगे, हमको नहीं पता कैसे बनता है। तो टोटल कितना हम सब्सटेंस का यूज, 200 ग्राम चीनी था, 50 ग्राम समथिंग था, और ये 10 ग्राम वाई था, ठीक है। तो टोटल कितना था रिएक्टेंट, 260 था, 260 ग्राम होना चाहिए। अब जो केक हमारा बनेगा उसका जो मास होगा वो क्या होगा, 350 हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि हम तो 3 ही चीज यूज किए हैं, 250 और 10। तो जो केक बनेगा उसका भी कितना होना चाहिए, 260 होना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हम 9th में पढ़े हैं उसको फॉलो करने के लिए इक्वेशन का बैलेंस होना आवश्यक है, एसेंशियल है, ठीक है। बैलेंस किसको बोलेंगे, समझ गए, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो एटम है वो बराबर होगा, ईच एलिमेंट का जो नंबर होगा वो बराबर होगा तो बैलेंस्ड बोलेंगे, अगर नहीं है तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड बोलेंगे, ठीक है। ये बैलेंस और अनबैलेंस को और डिटेल में पढ़ने से पहले एक 2 बातें और लिख लेना है। केमिकल इक्वेशन में ही लिख लेना था, उसको आप लिख लीजिएगा पहले ही इससे। केमिकल इक्वेशन लिखे ना, उसी में लिख लेना है, उसी के आगे फिर ये इसको डिवाइड करना है। Here, yes, in symbolic form, of chemical equation, reactants and products are separated by an arrowhead. एरोहेड से क्या करते हैं, इसको हम सेपरेट करते हैं, मतलब Mg प्लस O2 क्या होगा, MgO होगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म है, इसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, ये वाला क्या है, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किस चीज से सेपरेट करते हैं, एक एरोहेड से करते हैं, एरोहेड से करते हैं। The substance present in the left side, written in the left side of arrowhead, are known as reactants, and the substance written on the right side of arrowheads
आर नोन एज प्रोडक्ट। तो इसको भी एक लाइन लिख ही लेना है छोटा सा। द सबस्टांस written left side of arrowhead, तो क्या बोलेंगे, बाएं साइड को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। एंड द सबस्टांस written on right side of arrowhead are known as प्रोडक्ट। उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। जो दाहिने साइड लिखा होगा उसको प्रोडक्ट, बाएं साइड को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल में ऐसे कर सकते हैं Mg प्लस O2, दिस इज एरो, प्रोडक्ट बनेगा क्या, MgO, ये रिएक्टेंट और ये वाला प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बीच में क्या है, एरो है, तो एरो के इधर जो रिएक्टेंट होगा, बाएं होगा रिएक्टेंट बोलेंगे, दाएं होगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। सिंपल सी बात है, ये सब आपको पहले से भी पता होगा, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं, अब इसके बाद हम लोग किसी में डिवाइड किए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कितने भागों में बांटे, दो भागों में, बैलेंस और अनबैलेंस। देखिए बैलेंस और अनबैलेंस करना जो है पूछता भी है, और ये एक लंबा सा टॉपिक है, और ये अलग एक टॉपिक ही है कैसे बैलेंस करा जाता है। तो आपको मैं अभी हम बता देते हैं, हिट एंड ट्रायल से बता देते हैं कैसे होता है छोटा सा। और जब पूरा का पूरा ही हमारा चैप्टर खत्म होगा तो लास्ट में एक लेक्चर कंप्लीट 30-35 मिनट का होगा, जो उसमें डिफरेंट रिएक्शंस होंगे, उसको हम कैसे उसको करेंगे बैलेंस, उसको हम बताएंगे। एक अलग उस पर लेक्चर ही बनाएंगे जिसमें बैलेंस कैसे करा जाता है, लंबा लंबा कंपाउंड को और छोटा छोटा सा कंपाउंड को, या किसी भी कंपाउंड को कैसे करा जाता है, ठीक है। बहुत सारा तरीका भी है बैलेंस करने का, लेकिन 10th लेवल पे तो हिट एंड ट्रायल से ही काम चल जाता है, लेकिन फिर भी हम कोएफिशिएंट से कंपैरिजन करके भी आपको बताएंगे। उसको एक लास्ट में अलग टॉपिक ही करेंगे, क्योंकि बीच में भी इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसमें करने के बाद फिर कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस कॉपी हमारा क्या हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो इस टॉपिक को बैलेंस करना सिखा देते हैं छोटा सा एक, और लास्ट में जब पूरा चैप्टर खत्म होगा क्वेश्चन से पहले एक कंप्लीट क्लास होगा केवल और केवल बैलेंसिंग करना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उस चीजों को सीख लेंगे। तो चलिए अब लिखते हैं क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसको बोलेंगे, अगर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट वाला प्रोडक्ट के बराबर होगा तो क्या बोलेंगे, बैलेंस बोलेंगे। तो चलिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स in reactant sites remains equal to प्रोडक्ट साइड, उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ एटम सभी एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड का और प्रोडक्ट साइड का क्या हो, बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस बोलेंगे। एग्जांपल ले लेना है, जैसे क्या H2 प्लस O2 क्या हुआ, H2O। अब इसमें है क्या, हाइड्रोजन इधर 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना 1। तो इसको क्या करते हैं, जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को हम ब्रैकेट से क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट में उसको डाल देते हैं। जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट से क्लोज कर दिए। अब उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब जबरदस्ती, जैसे यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 है, प्रोडक्ट बना H2O। अब इसको बराबर करना होता, अगर यहाँ पे हम 2 कर देते तो बराबर हो जाता, क्योंकि ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन हमारा फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है, उसको हम इसलिए ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं, और उसमें हम कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। अगर ले आएंगे, होता है H2O2 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम कर नहीं सकते हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये अलग केस है, आप ऐसा कर नहीं सकते हैं, ठीक है। मतलब जो बेसिक फॉर्मूला हमारा है, जो मेन फॉर्मूला है, उसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अब बराबर करने के लिए इधर 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना, कोएफिशिएंट पढ़े ना मैथ में, कोएफिशिएंट,
इधर कुछ कोफिशिएंट में कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप, लेकिन बेसिक फॉर्मूला को जब में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसलिए इसको ब्रैकेट से क्लोज कर दिए। अब इसको बैलेंस करना है, ये 2 है, ये भी 2, ये क्या है 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, H2O कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 1 लिखना तो जरूरी है नहीं, इसको क्या करना होगा, पहले 2 करना होगा, तो 2 से इसमें गुना कर दिए, 2 में गुना कर दिए। अब ये ब्रैकेट में जब है 2 से गुना करें ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, तो हाइड्रोजन से भी गुना हो जाएगा 2, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, हाइड्रोजन अब 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो इधर इधर भी क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन कितना 4, ऑक्सीजन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 4, ऑक्सीजन कितना 2, तो ईच एलिमेंट हाइड्रोजन एक ये 2 हो गया, इसका भी क्या है, ये भी बैलेंस है, जितना बाएं साइड उतना ही दाहिने साइड, जितना बाएं साइड उतना दाहिने साइड, तो ये क्या है बैलेंस है, बैलेंस है। सेम चीज आपको खुद से लिख लेना है, इफ यहाँ पे बैलेंस की जगह पे क्या कर लेना है आपको, अनबैलेंस लिख लेना है। इफ द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स साइड आर नॉट इक्वल, क्या कर लेंगे, आर नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट साइड, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2O + O2 और क्या हो गया H2O। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, लेकिन एक इधर क्या ऑक्सीजन एक ही है, ये बैलेंस है क्या, नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस बोलेंगे। अनबैलेंस या इसी को स्केलेटल भी बोलते हैं। स्केलेटल मतलब क्या होता है, बॉडी के सेंस में क्या बोलते हैं, स्केलेटल मतलब ढांचा, एक स्ट्रक्चर है, ये मेन मूल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर बन गया यही होगा। अब इसमें आप चेंज करके बैलेंस करना आपका काम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल भी बोलते हैं, स्केलेटल फॉर्मूला भी बोलते हैं। स्केलेटल है, ये मेन फॉर्मूला है, बेसिक है। जैसे हमारा हड्डी क्या है, स्केलेटल सिस्टम है, उसके ऊपर क्या होगा, जैसा अगर हड्डी होगा उसके ऊपर क्या होगा मसल्स होगा। और अगर मान लीजिए किसी का ये हाथ है सीधा है, हड्डी अगर टूट जाए, टेढ़ा हो जाए, डिफॉर्म कर जाए, ऐसे कोई बीमारी हो जाए, रिकेट्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर हड्डी अगर टेढ़ा होगा तो मसल्स जैसा होगा हड्डी वैसे ही क्या होगा, मसल्स होगा, वैसे ही हाथ का स्ट्रक्चर हो जाएगा। वैसे ही ये फॉर्मूला क्या है, स्केलेटल है। अब इसके ऊपर से आप उसको कोफिशिएंट में चेंज करके अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और ये बेसिक स्केलेटल में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्केलेटल, मतलब इसका बेस है। अब इस बेस में आप चेंज कर सकते हैं, कोफिशिएंट को चेंज कीजिए, मेन फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसको अगर बैलेंसिंग करना अगर छोटे लेवल पे करा जाए तो 10th लेवल पे तो हिट एंड ट्रायल से ही हो जाता है। मतलब हम तीर चलाना है, अब क्या करना है, बैलेंस कर लेना है। इसमें करना क्या है आपको, सिंपल सा, जैसे Mg + O2 है और MgO है, ठीक है। तो पहले करेंगे क्या, सारे एलिमेंट को दो भागों में बांट देंगे, रिएक्टेंट वाले को अलग, प्रोडक्ट वाले को अलग। इसमें कौन सा है, एक मैग्नीशियम है, दूसरा ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट में भी वही होगा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ले लेंगे। जो सबसे लंबा होगा, सबसे बड़ा होगा कंपाउंड, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिए MgO, जैसे यहाँ पे तो है ही नहीं बड़ा, ये सिंपल सा इक्वेशन है। तो जैसे मैग्नीशियम ही कर लेते हैं, तो राइट साइड कितना है, सॉरी लेफ्ट साइड कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, इधर कितना है मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन में कितना है 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, इधर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो बैलेंस करना होगा, 2 से गुना कर दीजिए। कैसे, ब्रैकेट में घेर के 2 से गुना कर देंगे। अब मैग्नीशियम कितना हो गया 2, ऑक्सीजन में कितना हो गया 2। अब किसको बैलेंस करना होगा, मैग्नीशियम, यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल करके इधर गुना कर रहे हैं, इधर गुना कर रहे हैं, किसी तरह करके बैलेंस कर दे रहे हैं। 10th में इसी से काम चल जाता है, लेकिन हम इतना ही से हम लोग संतुष्ट सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इस पे पूरा का पूरा हमारा बैलेंसिंग का कैसे बैलेंस करा जाता है कंप्लीट क्लास होगा, जब हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद कंप्लीट चैप्टर होने के बाद बैलेंसिंग का क्लास करेंगे, और उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे बैलेंस करना। आपको बुक में तो जो दिया हुआ बहुत सिंपल है, हिट एंड ट्रायल से सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा, करके देखिएगा, कर भी सकते हैं, लेकिन हम लोग लास्ट में उसको करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।